बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो जो रूल्स यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर N+L रूल, ऑफ वो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होन्स रूल, इसको हम स्टडी करेंगे। फिर इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो आपसे एग्ज़ाम में MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह जो पूछे जाते हैं ना, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेंगे तो उसी में हम इन रूल्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर हम बात करें कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को स्टडी करेंगे। अब अगर हम मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, ये बेसिकली किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके सराउंडिंग में क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो जो सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ में वो जो मूव कर रहे होते हैं ना, उसी के अंदर हम उसकी क्या देखेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, वो जो एटम्स के गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन है ना, लोकेशन से मुराद ये कि कोई भी आपने एटम लिया है और एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं या रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर हम उसकी जो मूवमेंट है, वो जो उसकी रिवॉल्व है, जो इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन की बात करें तो उस लोकेशन को हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। उस लोकेशन को हम कह सकते हैं ऑर्बिट, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, शेल। अगर मज़ीद हम डिटेल में जाएंगे तो उसको हम मज़ीद क्या नाम देंगे जी, सब शेल। सब शेल के अलावा एक और नाम भी हम इसमें यूज़ करते हैं, वो क्या है जी, ऑर्बिटल। कि इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के गिर्द जो उसकी मूवमेंट है, और उसकी मूवमेंट की बेस पे उसकी जो लोकेशन है, उस लोकेशन को, उस पाथ को हम ऑर्बिट, शेल, सब शेल या ऑर्बिटल का नाम दे सकते हैं। तो इन्हीं ऑर्बिट, शेल, सब शेल या ऑर्बिटल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की बात करेंगे तो उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसका थोड़ा सा बेसिक रिव्यू ले लेते हैं कि ये शेल, सब शेल, ऑर्बिटल ये चीज़ें होती क्या हैं, क्योंकि जब तक आपको बेसिक आइडिया नहीं होगा ना, तब तक आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ आएगी। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन की, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन की बात करते हैं तब भी हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की, जिसको आपने क्या नाम दिया था जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। किस चीज़ का नाम दिया था जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसको हम ज़रा एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कोई पर्सन है, कोई शख्स है, आपने उसकी क्या देखनी है, लोकेशन। अगर उस शख्स की लोकेशन की बात करें, उस शख्स की लोकेशन के बारे में अगर सिर्फ़ आपको कंट्री के बारे में बता दिया जाए कि वो शख्स फ़लाँ कंट्री में मौजूद है, कोई भी कंट्री हो सकता है, तो उस शख्स के मिलने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। कंट्री के बाद अगर आपको उसी शख्स की जो लोकेशन है, कंट्री के अंदर कोई आपको सिटी बता दिया जाए, मिसाल के तौर पर अगर हम कंट्री की बात करें, लेट्स सपोज कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि फ़लाँ शख्स पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान में कहीं भी वो शख्स मौजूद हो सकता है, तो खाली कंट्री की बेस पे उस शख्स के मिलने के चांसेस क्या हैं, कम है। अब हमने उस कंट्री के आपको क्या बता दिए, उसके अंदर उसकी सिटी की लोकेशन बता दी है कि वो शख्स लाहौर में मौजूद है या वो शख्स किसी और सिटी में मौजूद है। अब कंट्री के बरअक्स जब हमने उस कंट्री की सिटी की बात की तो उस शख्स के मिलने के चांसेस बढ़ गए। अब सिटी के बाद फ़र्ज़ करें हम उस सिटी के टाउन की बात कर लेते हैं, तो उस शख्स की लोकेशन अगर आपको कंट्री की बता दी जाए तो मिलने के चांसेस कम हो गए। कंट्री के बाद अगर उसका सिटी बता दिया जाए, मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह उस शख्स की लोकेशन अगर उस सिटी के टाउन की भी बता दी जाए तो उस शख्स के मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
इसी प्रिंसिपल को हम अब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पे अप्लाई करते हैं। किसकी लोकेशन पे? इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन पे अप्लाई करते हैं। अब कंट्री के लिए आपने क्या वर्ड यूज़ करना है? इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के लिए आपने उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करना है शेल, या फिर आप उसको कहोगे ऑर्बिट। इसी को फिर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। जस्ट आप इसका इंट्रोडक्शन आप इसका माइंड में रखना है आपने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी तरह हमने उस शख्स की लोकेशन के लिए सिटी का वर्ड यूज़ किया था। अब सिटी की बजाय इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे जी? सब शेल। इसी सब शेल के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या कहेंगे जी? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसी तरह अगर हमने उस शख्स की किसकी बात की थी लोकेशन की? टाउन के अंदर। तो अब हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के लिए टाउन की बजाय हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे जी? हम इधर वर्ड यूज़ करेंगे ऑर्बिटल। क्या वर्ड यूज़ करेंगे जी? ऑर्बिटल। इसके लिए एक नया वर्ड भी यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। एक ही बात है, तो इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। डीजनरेट ऑर्बिटल्स, इसको फिर हम कहते हैं जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है जी, इसको हम दोबारा ओवरव्यू लेते हैं। हमने क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की जो लोकेशन है, उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन में जब हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की बात करेंगे तो उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है ना, वो शेल या ऑर्बिट में भी हो सकती है, वो सब शेल में भी हो सकती है, वो ऑर्बिटल या डीजनरेट ऑर्बिटल्स में भी हो सकती है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी। मैंने कहा अगर आपने किसी शख्स की लोकेशन देखनी है, अगर आपको उस शख्स का कंट्री बता दिया जाए तो उस शख्स के मिलने के चांसेस कम होंगे। इसी तरह अगर आपको इलेक्ट्रॉन के उसका शेल या ऑर्बिट बता दिया जाए तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पर उसकी जो फाइंडिंग है, उसके मिलने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। अगर उस कंट्री का सिटी बता दिया जाए तो उस शख्स के मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सेम इसी तरह अगर आपको शेल या ऑर्बिट के बाद अगर आपको उसको सब शेल बता दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आपको सिटी का टाउन बता दिया जाए तो उस शख्स के मिलने के चांसेस, कोई भी शख्स हो सकता है, तो उसके मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की लोकेशन में जब आपको ऑर्बिटल या डीजनरेट ऑर्बिटल्स का पता चल जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स के आप मैक्सिमम उसके जो चांसेस हैं फाइंडिंग के, वो आपको ईजिली पता चल जाते हैं। तो अब हम इसी को हम यूज़ करते हुए किस चीज़ को स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। और एक और दूसरी बात, जिस तरह कंट्री के अंदर सिटी होता है और सिटी के अंदर क्या होता है? टाउन होता है, सेम प्रिंसिपल आपने इसके ऊपर भी अप्लाई करना है। जैसे कंट्री के अंदर सिटी है और सिटी के अंदर क्या होता है? टाउन होता है। इसी तरह शेल या ऑर्बिट होगा, शेल या ऑर्बिट के अंदर क्या होगा? सब शेल, फिर सब शेल के अंदर क्या होगा जी? ऑर्बिटल होगा। अब हम फर्दर इसको हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? शेल या ऑर्बिट के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। शेल या ऑर्बिट के बाद हम किसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेंगे? सब शेल के अंदर। बाकी ऑर्बिटल की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम उसी तरह ही है, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब जिन बच्चों को इन बेसिक्स का आइडिया है वो ये वीडियो का ये पोर्शन क्या कर देंगे? फॉरवर्ड कर देंगे। वो डायरेक्ट इससे आगे स्टार्ट करेंगे देखना। ये बिल्कुल बेसिक ही था ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं जी शेल या ऑर्बिट के अंदर किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अभी मैंने आपको एक इसके लिए एक लिखवाया था, शेल या ऑर्बिट के लिए हम एक और भी हम टर्म यूज़ करते हैं जिसको आप क्या नाम देते हैं बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है जी? एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली यही शेल या ऑर्बिट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन जो हम बात कर रहे हैं ना, या इसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, यही आपको डिटेल देगा। ठीक है जी, अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से। जो फर्स्ट शेल होता है या जिसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट, उसके लिए बेटा आपने एन की वैल्यू लेनी है 1। सेकेंड शेल या ऑर्बिट के लिए आपने कहना है एन की वैल्यू 2। इसी तरह थर्ड शेल के लिए आपने एन की वैल्यू क्या लेनी है? 3।
अगर फोर्थ शेल हो तो इसके लिए आपने n की वैल्यू क्या लेनी है 4। फ़र्ज़ करें ये आपके पास क्या है जी न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस में आपको ये फर्स्ट सर्कुलर पाथ नज़र आ रहा होगा ये वाला, तो इसके लिए मैंने कहा n = 1 के मतलब इसके क्या है कि न्यूक्लियस के अगर ये जो फर्स्ट आपको सर्कुलर पाथ नज़र आ रहा है ना ये बेसिकली उसमें शेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या लेते हैं 1। इसी तरह ये इसके अगर मैंने दूसरा सर्कुलर पाथ बना दिया है, इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है 2, इसको हम कहते हैं सेकंड शेल। अब ये देखें, अब ये है तीसरा शेल, इसको हम क्या कहते हैं n = 3। तो जूं जूं n की वैल्यू बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। अब हमने क्या बात करनी है इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की, कि पहला जो शेल है फर्स्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस चीज़ को हमने क्या करना है स्टडी करना है। तो शेल या ऑर्बिट की बात स्टडी करने के बाद हम किस में मूव ऑन करेंगे, हम मूव ऑन करेंगे सब शेल के अंदर। तो इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि शेल या ऑर्बिट होते गए, बस आसान ही है। और दूसरी बात फर्स्ट शेल को जिसको हम n = 1 कह रहे हैं, इसको एक नया नाम भी देते हैं के शेल, यानी जो के शेल होता है ना उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 1। फर्स्ट शेल भी आप उसको नाम दे सकते हो, हम उसको के शेल भी कह सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड शेल है उसको हम कहेंगे एल शेल और उसके लिए जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2। तीसरा जो शेल होता है एम शेल, उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी जी 3। जो फोर्थ शेल होता है उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 4 और उसको हम क्या कहेंगे एम शेल। ये मुख्तलिफ उनके नाम है के एल एम एन ओ पी एट्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट इसी के अंदर देखने जा रहे हैं कि के एल एम एन या फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ शेल या कोई भी शेल हो सकता है, उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है, इसी को अब हम नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं। अब ये तो आपको आइडिया हो गया कि शेल या ऑर्बिट होते क्या हैं, बेसिक आइडिया, ठीक है जी। अब शेल या ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का जो फार्मूला होता है उसको हम कहते हैं 2 रूल, ठीक है जी। अब इसमें जो n है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, शेल या फिर ऑर्बिट को। जिस तरह भी हमने कहा था के शेल, तो इसका मतलब है n की वैल्यू के शेल के लिए क्या होती है 1, तो के शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी 1। अब हमने के शेल के अंदर क्या फाइंड करने हैं, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। तो किस रूल के तहत आप फाइंड करोगे 2n² रूल के तहत। तो इसमें 2n² रूल पुट करें 2, अब n की जगह के शेल के लिए क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर ये 2, तो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, या फिर इसको आप क्या कहोगे के शेल। इसी तरह जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल या इसको आपने कहा था एल शेल, तो इसके लिए बेटा जो n की वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो आ रही है n की वैल्यू क्या होती है 2। अब हमने सेकंड शेल के अंदर क्या फाइंड करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, जिसको हमने क्या कहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ शेल, तो उसको हम क्या कहेंगे जी 2। अब n की जगह 2, उसका स्क्वायर 2 का 4 का क्या हो जाएगा 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कि ये एल शेल में होते हैं, इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये किस में होते हैं बेटा एल या फिर सेकंड शेल में। अगर हम इसी तरह थर्ड शेल की बात करें, जिसको आपने क्या नाम दिया था एम शेल, ये कौन सा शेल है थर्ड शेल, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है 3। फार्मूला वही लगेगा 2n², 2 का 2, n की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, 18, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जी 18। इसी तरह अगर हम बात करें n की या फोर्थ शेल की या फिर n शेल की, उसके लिए n की वैल्यू क्या होती है 4, 2 × 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 32। तो जो हमारे पास n शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 32। इसी तरह आप शेल को मूव ऑन कराते जाएं, मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ाते जाएं। तो अब आपने जब उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट देखने हैं वो इसी रूल के तहत देखते हैं, कौन से 2n² रूल के तहत। अब हम कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं इसमें 2-4 एलिमेंट्स की सिंपल, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे सब शेल में। हमारे पास है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है
11। अब इसके आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है शेल में, तो सबसे पहला शेल क्या होता है K, दूसरा शेल L, तीसरा शेल M, चौथा शेल हमारे पास क्या होता है जी N। K शेल में अभी हमने देखा है 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और M शेल में क्या होता है जी 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें आप। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। सबसे पहले K शेल आएगा, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में चले गए, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 9 इलेक्ट्रॉन। 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन L शेल में चले गए, बाकी बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, वो किस में चला जाएगा M शेल में। इसी तरह कोई भी वो आपको एलिमेंट दे सकते हैं, आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें 1। अब उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले तो वो K शेल में जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये किसी भी एटम का जो लास्ट शेल होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। तो ये जो वैलेंस शेल के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल का भी पता चल जाता है। ये तो हमारी डिस्कशन थी जी शेल के बारे में, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी डिनोट किया जाता है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन किस में करेंगे जी, नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी सब शेल। शेल के बाद हम क्या देखेंगे सब शेल। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, उसी की बेस पे हम उसमें क्या देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट। अब ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो सब शेल होते हैं ना, ये किस चीज़ के अंदर होते हैं इनसाइड द शेल। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कंट्री, सिटी और टाउन वाली, सेम यही है। तो अब हमने इसके अंदर क्या करना है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तो इसका भी कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए, इसके भी कोई ना कोई नाम होने चाहिए। जो पहला सब शेल होता है फर्स्ट सब शेल, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S से, उसको आप नाम दोगे S सब शेल, ठीक है ना। जिस तरह हमने K शेल का नाम दिया था ना, इसी तरह पहले सब शेल को हम क्या कहेंगे S सब शेल। जो सेकंड सब शेल होगा वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे सेकंड शेल, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं टर्म सेकंड सब शेल, तो उसको हम क्या कहेंगे जी P सब शेल। जो थर्ड हमारे पास होता है थर्ड सब शेल, उसको हम कहेंगे D सब शेल। जो हमारे पास फोर्थ सब शेल होगा उसको हम कहेंगे जी F सब शेल। ये जस्ट नाम है, ज़्यादा आपने इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है जी। अब इनकी शेप भी होती है, ये भी आपने माइंड में रखना है। इसी शेप की बेस के ऊपर ना उसने एग्ज़ाम वाले ने ना आपसे बोर्ड में कुछ क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं कि S है, P है, D है या F सब शेल है, उसकी शेप बताएं। तो ज़्यादातर आपने ना इन दो की शेप याद रखनी है, S और P की, जो कि एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछी गई है। तो मैं भी जस्ट इसी को मेंशन कर रहा हूँ। S सब शेल की जो शेप होती है उसको हम कहते हैं स्फेरिकल। जो P सब शेल की शेप होती है उसको हम कहते हैं डम्बेल, ठीक हो गया ना। स्फेरिकल का मतलब गोल होता है, डम्बेल का मतलब इस तरह होगा, ये जिस तरह ये शेप मैं बना रहा हूँ, ये डम्बेल की शेप है, स्फेरिकल की ये है, यानी ये S की शेप है और ये किसकी शेप है P की शेप है। ये फिर X Y Z हम उसके वो नेक्स्ट मज़ीद में मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो अब हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट सब शेल को हम S सब शेल कहते हैं, सेकंड को P, थर्ड को D और फोर्थ को हम क्या कहते हैं F सब शेल। अब हम नेक्स्ट इन्हीं के अंदर क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं ना उसको हम कहते हैं 2 × 2l+1। अब ये जो L वाली हमने स्मॉल l की टर्मिनोलॉजी यूज़ की ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो सब शेल को, जो सब शेल है ना हमारे पास, इसी को हम एक नया नाम देते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये जो सब शेल के अंदर हमने ये जो कहा है ना, जिसको हम क्या कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल l से। जिस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल ऑर्बिट को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते थे, इसी तरह सब शेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह n की वैल्यूज़ होती थी शेल के लिए, इसी तरह सब शेल के लिए भी l की क्या होंगी वैल्यूज़ होंगी। वो भी अभी हम देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज़ होती हैं।
मज़ीद अगर आपने क्वांटम नंबर से रिलेटेड डिटेल लेक्चर देखना तो इसके ऊपर भी मेरे वीडियो लेक्चर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ये एज़ीमुथल क्वांटम नंबरिंग, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन किस तरह से इनकी, उसमें आपको सारा कुछ आइडिया हो जाएगा। तो हमारे पास जो एस सब शेल है उसके लिए जो एल की वैल्यू होगी वो होगी 0, जो पी सब शेल है उसके लिए एल की वैल्यू होगी 1, डी सब शेल के लिए होगी एल की वैल्यू 2, एफ सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी 3। ठीक हो गया बेटा। एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या है 0, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 1, डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 2, एफ सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 3। अब इसका फार्मूला होता है निकालने का L इज़ इक्वल टू n माइनस 1, L इज़ इक्वल टू n माइनस 1। अब इसके अंदर ये जो n है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा शेल या ऑर्बिट को, और इसमें ये जो L है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब शेल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सब शेल को। अगर आपको n की वैल्यू पता चल जाए या फ़र्ज़ करें l की वैल्यू पता चल जाए, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पता चल जाए, अगर l की वैल्यू दे दी जाएगी तो n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर n की वैल्यू दे दी जाएगी तो आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा? l की वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर n की वैल्यू हो 1 तो हम लिखेंगे 0। ठीक है बेटा। इसी तरह अगर n की वैल्यू हो 2 तो हम क्या लिखेंगे 1। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2, L इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। अब ये वैल्यूज़ किसको रिप्रेजेंट करती हैं ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हमने लिखी हुई है ना 0 1 2 3 ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। जब L की वैल्यू हो जाती है 0 तो मतलब हम बात कर रहे होते हैं S सब शेल की। जब हम बात करते हैं L इज़ इक्वल टू 1 तो इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे होते हैं? P सब शेल की। यानी जब L की वैल्यू 0 हो गई थी तो हम किसकी बात कर रहे थे? S सब शेल की। जब L की वैल्यू 1 आ गई थी तो हम किसकी बात कर रहे थे? P सब शेल की। तो P सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या होगी 1 और N की वैल्यू क्या होगी 2। इसी तरह S सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0 और N की वैल्यू क्या होगी 1। अब हमारे पास है ये D सब शेल, तो D सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 2। ये L की वैल्यू 2 कहाँ पर आ रही है? यहाँ पर आ रही है। तो L सब शेल के लिए क्या होगी बेटा? D की वैल्यू क्या होगी बेटा? D के लिए L की वैल्यू होगी 2 और N की वैल्यू क्या होगी 3। यानी ये 0 रिप्रेजेंट करिए S सब शेल को, L इज़ इक्वल टू 1, P सब शेल D इज़ इक्वल टू 2, सॉरी L इज़ इक्वल टू 2, D सब शेल L इज़ इक्वल टू 3, F सब शेल। इज़ इट क्लियर? यानी जब N की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 तो उसके लिए L की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो जब N की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2 तो उसके लिए L की वैल्यू क्या होगी 1। N की वैल्यू जब हमारे पास होगी 3 तो उसके लिए L की वैल्यू क्या होगी 2। N की वैल्यू जब हमारे पास होगी 4 तो उसके लिए N की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3। अब ये वैल्यूज़ रिप्रेजेंट किसको कर रही हैं? जब L 0 के बराबर होता है तो उसको हम कहते हैं S सब शेल, जब L 1 के बराबर होगा P सब शेल, जब 2 के बराबर होगा तो उसको हम कहेंगे D सब शेल, जब 3 के बराबर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे F सब शेल। कि ये जो पहला शेल है ना उसमें सिर्फ एक ही S सब शेल आ सकता है, जो दूसरा है उसमें P सब शेल तक वैल्यूज़ आ सकती हैं, जो तीसरा शेल है उसमें D सब शेल तक आ सकते हैं, जो चौथा शेल है उसमें F सब शेल तक आ सकते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने जा रहे हैं कि S, P, D और F सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फार्मूला मैंने आपको अभी बता दिया है। फार्मूला क्या होता है 2 इंटू 12+1, ये होता है इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का। किस चीज़ के अंदर बेटा? सब शेल के अंदर। तो अगर हम बात करें S सब शेल की तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन किस तरह फाइंड करेंगे 2 इंटू 2 S सब शेल के लिए। अब L की वैल्यू क्या होती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। S सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, P सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1, यानी P इज़ इक्वल L इज़ इक्वल टू 1, ये हमारे पास है P सब शेल।
L इज इक्वल टू 2 ये हमारे पास है D सब शेल, L इज इक्वल टू 3 ये हमारे पास क्या होता है बेटा F सब शेल। तो इसी बेस पे आप इसमें पुट करते जाएं। S सब शेल के लिए हम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने L की वैल्यू क्या ली है 0, 2 इंटू 2 L की क्या हो जाएगा 0 + 1, 0 + 1 2 का 2, तो S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब P सब शेल में इसी तरह फाइंड करें P सब शेल, तो P सब शेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो आप वो पुट करें 2 इंटू 2 1 + 1 2 + 3 का 2 6, तो P सब शेल में अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर आप बात करें D सब शेल की, तो D सब शेल के लिए देखें वैल्यू क्या आएगी, D की जगह L की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 इंटू 2 + 1 4 5 और 10, तो D सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह अगर हम F सब शेल की बात करें 2 इंटू 2 3 + 1 6 + 1 7 का 2 क्या हो जाएगा ये 14, तो F सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा आपने याद करना है। जिस तरह K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। L शेल या सेकंड शेल में हमने देखा था 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेकंड जो सब शेल होता है या P सब शेल उसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा, यही होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मज़ीद इसमें मज़ीद भी हम कुछ अमेंडमेंट्स देखेंगे कि क्या क्या इसमें रूल्स आते हैं। मेन जो आपने एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछने ना, वो सब शेल की बेस पे उसने आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो ये तो आपको सब आइडिया हो गया होगा। अगर हम बात करें K शेल की, तो उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो K शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है S सब शेल, उसमें भी कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। L शेल में होते हैं बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें होते हैं 2 सब शेल S और P, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए S के, 6 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए बेटा P के। ये भी आपको याद रखना चाहिए। मैंने बताया था ना कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, तो ये जो K शेल है ना, K शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है S सब शेल। अब यह दूसरा शेल L शेल, उसके अंदर कितने सब शेल आपको नज़र आ रहे हैं 2 सब शेल। कौन कौन से S और P। इसी तरह जो तीसरा शेल है M, उसके अंदर होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, तो M शेल के अंदर होते हैं 3 सब शेल। कौन कौन से S P और D। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D में कितने हो गए जी 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें N की बात, तो ये भी मैं अभी आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि KLMN में किस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। तो इसमें होंगे 4 सब शेल S P D और F। इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो गए 14। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पहला शेल है वो एक सब शेल पर मुश्तमिल है, दूसरा शेल 2 सब शेल पर, तीसरा शेल 3 सब शेल, चौथा शेल कितने सब शेल पर मुश्तमिल है 4 सब शेल के ऊपर। तो शेल के अंदर सब शेल होता है, आपको इससे भी क्लियर हो गया। ये बात मैंने आपको स्टार्ट में भी बताई थी कि शेल के अंदर हमेशा क्या होगा सब शेल होगा, सब शेल के अंदर शेल नहीं होगा, शेल के अंदर सब शेल होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट होता है ऑर्बिटल। उसमें हम इन्हीं सब शेल के फिर मज़ीद क्या बनाते हैं ऑर्बिटल, जिसको हमने कहा था, ये भी इधर मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास होता है S सब शेल, उसमें क्या होते हैं उसके जो डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं वो सिर्फ एक ही बनता है। आगे हमारे पास P, उसके हमारे पास होते हैं 3 ऑर्बिटल, D के होते हैं हमारे पास 5 ऑर्बिटल, F के हमारे पास होते हैं 7 ऑर्बिटल। ये बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूँगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आएंगे। मज़ीद ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ पर ये डीजेनरेट ऑर्बिटल ये सारा कुछ आपको नज़र आ जाएगा कि ये किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा। तो वो आपको N का भी पता चल गया है, L का भी पता चल गया है, शेल और सब शेल इन चीज़ों का भी पता चल गया। अब हम मज़ीद इसी को इस्तेमाल करते हुए कि हम शेल को भी यूज़ करें और सब शेल को भी यूज़ करें, और ऐसे हमने उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है कि उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वो चीज़ आपको शेल का भी पता दे और सब शेल का भी पता दे। यानी हमने अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, पहले तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेपरेट देखी। सेपरेट में सबसे पहले हमने किस चीज़ को देखा, शेल को। फिर हमने वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए किस चीज़ को देखा, सब शेल को। अब हमने कोई ऐसी चीज़ करनी है कि शेल और सब शेल दोनों को हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें।
कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको शेल का भी आइडिया दे और दूसरा सब शेल का भी आइडिया दे। और इसी तरह शेल और सब शेल को जब आप कंबाइन कर देंगे ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, उसी में अब आपने इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को देखना है। किस चीज़ को देखना है? इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। अब हम ऐसे इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट करेंगे कि उस अरेंजमेंट के अंदर आपको शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे और दूसरा सब शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। तो उसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी या रूल यूज़ करते हैं उसको कहते हैं NLX। ये बेटा रूल आपने याद कर लेना है। ये NL और ये जो X है ना, ये वो टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर शेल और सब शेल सब चीज़ें इसमें आ जाती है। तो इसके अंदर ये जो N है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा शेल या ऑर्बिट को। आपने सीक्वेंस यही रखना है, सबसे पहले क्या लिखना है? N को, उसके बाद क्या लिखना है? L को, उसके ऊपर आपने क्या लिखना है? X को। तो N इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा शेल या ऑर्बिट को, जो इसमें L लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सब शेल को। और ये जो X लिखा हुआ है ना, ये उसके अंदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसमें लिखता हूँ बेटा 1s2। अब मुझे बताओ ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है? तो ये जो बेटा 1 है ना, 1 रिप्रेजेंट करे बेटा n की वैल्यू को। अब हम जानते हैं n = 1, इसका मतलब होता है कि जब n बराबर हो जाता है 1 के, तो इसका मतलब होता है हम बात कर रहे होते हैं k शेल की। इसकी बात कर रहे होते हैं बेटा k शेल की। अब इसमें ये जो s की वैल्यू लिखी हुई है ना, ये रिप्रेजेंट करे बेटा l को। s जो लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करे बेटा? l को। और जब s की हम बात करते हैं, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। जब l की वैल्यू 0 हो जाती है, ये हमें पता है, इसका मतलब हम बात कर रहे होते हैं s सब शेल की। तो वो तो पहले ही लिखा हुआ है। 1 से मुराद n = 1 है, क्योंकि ये देखें n की जगह मैंने क्या पुट किया हुआ है? 1। l की जगह मैंने क्या पुट किया हुआ है? s। x की जगह मैंने क्या पुट किया हुआ है? 2। कि ये जो चीज़ है ना, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोई मुश्किल नहीं रहेगी। तो इसमें ये जो 1 लिखा हुआ है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है ये k शेल है। अब k शेल के अंदर s सब शेल की बात हो रही है। k शेल के अंदर किसकी बात हो रही है? s सब शेल की, क्योंकि s सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। और ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है उस सब शेल के अंदर और उस शेल के अंदर, दोनों को कंबाइन करके वो बता रहा है कि शेल और सब शेल दोनों के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ही शेल है और उसके अंदर एक ही सब शेल है। तो उसमें ये आपके पास कितने हो गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको होपफुली समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल इसकी लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास लिखा हुआ है 2s2। या हम फ़र्ज़ करें हम बात करते हैं बेटा l शेल की। l शेल के अंदर अब कितने होते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इसी तरह अगर हम बात करें p सब शेल की, उसके अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें s सब शेल की, उसके अंदर अब होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये मैंने चीज़ क्यों लिखी है, अब इसको ज़रा समझते हैं कि इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो l शेल होता है ना बेटा, उसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, उसमें s सब शेल भी होता है और उसमें p सब शेल भी। s के अंदर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। अब शेल इसमें बेटा अलग लिखा हुआ है और सब शेल उसमें अलग लिखे हुए हैं। अब हमने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है जो इसके अंदर शेल को भी रिप्रेजेंट कर रही है और इसके दोनों सब शेल को भी रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखें कैसे। ये l लिखा हुआ है, n की जगह मतलब हमने किसको लिखा हुआ है बेटा? l को लिखा हुआ है। मतलब कैपिटल L का मतलब है सेकंड शेल। ये अभी हम इससे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो इधर l के लिए n की जगह मैं क्या पुट करूँगा बेटा? 2। क्या पुट करूँगा बेटा? 2। अब उसी सेकंड शेल के अंदर कौन आ रहा है बेटा? s सब शेल आ रहा है। तो उसके लिए मैं बेटा l की जगह क्या लिखूँगा? s। ये हो जाएगा बेटा 2s। यानी
2 से मुराद क्या है? n, मतलब हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। उस सेकंड शेल में अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? s सब शेल की। और ये जो s सब शेल है ना, उसमें कितने आते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरह आगे मैं लिख रहा हूँ बेटा 2p&6। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है बेटा, n की जगह हमने 2 पुट किया है, l की जगह हमने p पुट किया, उसके अंदर हमने कितने लिखे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। मज़ीद इसको मैं दोबारा भी सिंप्लीफाई करके आपको समझा देता हूँ कि ये चीज़ किस तरह होती है, आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी बेटा। रूल अभी मैंने क्या बताया हुआ है? रूल मैंने आपको बताया हुआ है n, l और x। n इसमें रिप्रेजेंट किसको करेगा बेटा? शेल या ऑर्बिट को। l रिप्रेजेंट करेगा बेटा सब शेल को, और x इसमें रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को। अगर हम बात करें बेटा k शेल की, तो हमने कहा हुआ है कि उसके अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और उसमें सिर्फ होता है s, और उसमें भी होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। l शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ये अभी मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। और ये p में हो गया बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। m में है बेटा 18 इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए हम लिखेंगे s में 2, p में 6, और d में हो गया आपके 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा n की, 32 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और f में कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। अब इन्हीं को, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं ना शेल और सब शेल के अंदर, इसी को हमने n, l और x की मदद से रिप्रेजेंट करने के, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो मेरा मेन मकसद आपको समझाने का था। तो अगर हम k शेल की बात करें बेटा, इधर हम लिखेंगे, अब k शेल के लिए n की जगह मैं क्या पुट करूँगा बेटा? 1, यानी हम k की बात कर रहे हैं ना, k शेल, तो k शेल के लिए n की जगह मैं पुट करूँगा बेटा 1। l की जगह, l किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? l रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब शेल को, तो उसमें एक ही सब शेल होता है, वो होता है s, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ है। अब आपको ऐसा ऐसा समझ आ रहा होगा कि ये हम टर्मिनोलॉजीज हमने क्यों यूज़ किए। उसके बाद है सेकंड शेल, l शेल। अब l शेल के अंदर हमने ये NL रूल के तहत बताना है कि कितने उसमें, मतलब शेल, सब शेल या इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें देखें बेटा, l शेल है, तो l शेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2, यानी ये जो सेकंड शेल है ना, सेकंड शेल को अब हम n की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? तो l शेल के अंदर एक s सब शेल है, दूसरा क्या है? p सब शेल। ठीक है जी, ये हमने s सब शेल लिख लिया, और ये हमने लिख लिया p सब शेल। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो s सब शेल है कौन से शेल का हिस्सा है, तो वो ये हमें बताएगा। l के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 2, तो s के साथ मैं लिखूँगा 2। इसी तरह p के साथ भी मैं क्या लिखूँगा? 2। ये 2 जो है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, s जो है ये l को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? x को। इसी तरह ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं n को, p रिप्रेजेंट कर रहे हैं l को, और उसके अंदर ये जो 6 मैंने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? x को। यानी l शेल के अंदर ये हम कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिखेंगे, 2s2 2p6। तो आपने ये समझ जाना जब इस तरह से लिखा होगा कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है। अगर हम m शेल की बात करें बेटा, तो उसके अंदर आप, ये तो आपको पता है ना, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। जब हम m की बात करते हैं तो m का मतलब उसके लिए जो शेल या ऑर्बिट की वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है? वो 3 की इक्वल है। अब m शेल के अंदर है 3 सब शेल, s, p और d। इधर हम लिखेंगे s, इधर हम लिखेंगे p, इधर हम लिखेंगे d। तीसरे शेल का हिस्सा है ना s, p और d, तो l की जगह s, p और d हमने लिख लिया। अब हम n की वैल्यू लिखेंगे। तीसरे शेल के लिए s की जगह इधर आप क्या लिख लेंगे? 3, ये भी लिख देंगे 3, और ये भी क्या लिख देंगे बेटा? 3। 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ये जो 3 है इसमें वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे बेटा? n को रिप्रेजेंट कर रहे, s रिप्रेजेंट कर रहे l को, 2 रिप्रेजेंट कर रहे x को।
इसी तरह 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा n को, p रिप्रेजेंट कर रहे हैं l को, 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं x को। इस पे अब आ जाए, 3 रिप्रेजेंट करें n को, d रिप्रेजेंट करें l को, 10 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं बेटा x को। तो खाली अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है 3p6 और आपसे पूछा जाए इससे क्या मुराद है, तो 3p6 से मुराद है तीसरा शेल है, उसके अंदर p सब शेल है और ये उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, जो भी मैं आपको कुछ देर पहले सिखा चुका हूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करने हैं। इसी तरह अगर हम n शेल की बात करें बेटा, तो n शेल में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन, चौथा शेल है ना, तो उसमें s भी मौजूद है, उसमें p भी मौजूद है, उसमें बेटा d भी मौजूद है, उसमें f भी मौजूद है। तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे, 4 है तो इधर आप लिखेंगे 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। इज इट क्लियर। तो 4 इसमें बेटा n, s की जगह l, ऊपर है x। इसी तरह 4 जो है ना ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, p रिप्रेजेंट कर l को, 6 रिप्रेजेंट कर x को, 4 रिप्रेजेंट कर n को, d रिप्रेजेंट कर l को, 10 रिप्रेजेंट कर बेटा x को। इसी तरह 4f14 में 4 रिप्रेजेंट कर n को, f रिप्रेजेंट कर l को, 14 रिप्रेजेंट कर x को। तो NLX रूल के तहत हम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या करते हैं बेटा, अरेंज करते हैं। तो इतना तक तो होपफुली बेटा आपको समझ आ गया होगा कि शेल या सब शेल के अंदर कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करते हैं। अब इसी के अंदर हम इसमें कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है ना बेटा। इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे। उन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए अब हमने नेक्स्ट क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी करना है, ठीक है ना बेटा। अभी मैं पहले आपको जनरल रूल इसमें बताता हूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जनरल से मुराद है, इसमें मैं आपको आइडिया दूंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आपने याद करना है। अभी हम जनरल रूल्स, जनरल आइडिया ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को याद कैसे करना है। जब आपको ये जनरल आइडिया हो जाएगा तब मैं आपको सिखाऊंगा वो जो हमने रूल्स पढ़े थे, कौन कौन से, n+l रूल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, इसी तरह हमने पढ़ा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और नंबर 4 पे मैंने आपको क्या बताया था, हॉर्न्स रूल, ठीक है ना बेटा। जब आपको जनरल आइडिया हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो जनरल आइडिया हमने डेवलप किया ना वो किन रूल्स के तहत डेवलप किया है। वो हमने इन 4 रूल्स के तहत डेवलप किया, n+l रूल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और क्या है, हॉर्न्स रूल। तब आपको सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये रूल्स क्या कहते हैं और कैसे इनकी मदद से हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डेवलप किया हुआ है। तो अभी हम जनरल आइडिया ले रहे हैं कि जनरल आइडिया में हमने इसको किस तरह याद करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, ठीक है ना बेटा। तो उसके लिए आप लिखेंगे बेटा सबसे पहले S, उसकी वैल्यू बेटा आपने लेनी है 1 से लेकर 8 तक। ये जो 1 से लेकर 8 तक ये वैल्यू है ना बेटा, ये रिप्रेजेंट करेगी n को। ये आपने बात माइंड में रखनी है। अभी ये जो मैंने इसके ऊपर 1 से 8 लिखा ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं शो कर रहे, ये वैल्यू शो कर रही है n को। अब ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, जब मैं ये आपको पूरा समझा दूंगा तब आपको आइडिया होगा ये क्या चीज़ है। उसके बाद बेटा इसी तरह p सब शेल जो होता है ना, उसके लिए आपने वैल्यू लेनी है 2 से लेकर 7 तक, और ये भी किसको रिप्रेजेंट करे बेटा, n को। तो नेक्स्ट हम लेंगे बेटा d, उसकी वैल्यू बेटा आपने लेनी है 3 से लेकर 6 तक, ये भी रिप्रेजेंट करिए n को। उसके बाद हमारे पास है f, उसकी वैल्यू बेटा आपने लेनी है 4 से लेकर 5 तक, ये भी किसको रिप्रेजेंट करे बेटा, n को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, s लिखेंगे 1 से लेकर 8 तक, ये आप लिखें बेटा 1s, ये आप लिखें 2s, इस तरह मैं लिख रहा हूँ आपने ऐसे ही लिखना है 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, ठीक है ना बेटा। आपने इस तरह लिख लेना है। ये इसमें जगह थोड़ी कम पड़ गई है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसमें ये पूरी वैल्यू आ जाए। सबसे पहले आप लिखोगे बेटा 1s, ये हो गया। उसके बाद आप लिखोगे 2s, ये भी मैंने आपको बताया था कि s के ऊपर ये जो 1 से 8 तक मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई है वो n की लिखी हुई है।
1 का मतलब n, s का मतलब l, उसके ऊपर फिर 2 इलेक्ट्रॉन, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, x को। ये चीज़ भी इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। 4s, 5s, 6s, 7s, उसके बाद क्या है बेटा 8 है। ये आपने लिख ली। उसके बाद p पे आ जाए। p कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, 2p से। ये जो 2 से 7 तक वैल्यू है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है n को। ये p तो l हो गया, ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर n को। वो जो पिछला हमने रूल पढ़ा था, कौन सा रूल पढ़ा था, NLX वाला। इसमें भी वही चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद करने के लिए। फिर इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा हम वो रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं, हॉर्न्स रूल और बाकी। इसको बेटा हम क्या कहेंगे, 3p, 4p, 5p, 6p, और ये हमारे पास क्या बेटा 7p। उसके बाद अब आ जाए d पे। d की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 3d, 4d, 5d और 6d। f की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बेटा 4f, और ये हमारे पास क्या है बेटा 5f। जब यहाँ तक आप ये सारा स्केच ड्रॉ कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, एरो लगाना है। एरो कैसे आपने लगाना है वो भी बता देता हूँ। आपने इस पे लगाना है बेटा एरो, एरो आपने लगाना है बेटा राइट से लेकर लेफ़्ट तक, यानी दाएं हिस्से से शुरू करना है, उसको बाएं हिस्से पे आपने क्या करना है, स्टॉप करना है। अब ये देखें, ये राइट है और ये क्या हमारे पास लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट। ये आपने ऐसे उसमें क्या लगाने, एरो। ठीक है बेटा। ये देखें, ये वाला पोर्शन क्या है बेटा आपका राइट पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन है लेफ़्ट। राइट पोर्शन और ये लेफ़्ट, इसका ये राइट पोर्शन और ये है बेटा लेफ़्ट पोर्शन। राइट पोर्शन लेफ़्ट, राइट पोर्शन और ये लेफ़्ट, राइट राइट, और ये आपके पास है राइट पोर्शन। जो एरो आपने स्टार्ट करना है वो राइट साइड से स्टार्ट करना है, उसका एंड करना है बेटा लेफ़्ट साइड पे। राइट से लेफ़्ट तक आपने इसको एंड कर लिया बेटा। तो इसी सीक्वेंस से चलें। सबसे पहले देखें राइट से लेफ़्ट आते हुए सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा आपके पास, सबसे पहले आपके पास आ रहा है बेटा 1s। ये इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है बेटा, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बेटा, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ ताकि आपको इसमें ना कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले इस एरो के हिसाब से हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, सबसे पहले बेटा हमारे पास आ रहा है 1s। तो जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल किस में करना है बेटा 1s में, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन k शेल में जाएगा और k शेल के s सब शेल में जाएगा। ये रूल बता रहा है। उसके बाद सेकंड एरो, ये तो हमने इसको कर लिया, कवर हो गया। सेकंड पे आ जाए। सेकंड के आगे क्या लिखा हुआ है बेटा 2s। सेकंड में क्या लिखा हुआ है बेटा 2s लिखा हुआ है, तो ये भी इसको भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद आ जाए 2p एंड 3s। 2p एंड 3s, ये भी कवर हो गया। पहला भी हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी। और नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट आ रहा है बेटा, ये देखें 3p, 3 के बाद एरो किसको कवर कर रहा है 4s को, ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाए 3d, 4p और 5s। 3d, 4p और दूसरा क्या आ रहा है बेटा 5s। उसके बाद देखें 4d, 5p और 6s। 4d, 5p और ये हमारे पास क्या आ रहा है बेटा 6s। ये भी हमारे पास हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट 4f, 5d, 6p, 7s। तो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है बेटा 4f। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 5d। 5d के बाद आपके पास क्या आ रहा है बेटा 6p। 6p के बाद आपके पास क्या आ रहा है बेटा 7s। उसके बाद यहाँ पर आ जाए बेटा 5f, 6d, 7p और 8s। 5f, उसके बाद हमारे पास आ रहा है बेटा
6D 7P, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा 8S। तो इसी के तहत आपने बेटा क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करना है। ये तो अब आपको आइडिया हो गया है। अब इसी के ऊपर के 1S के बाद क्या आ रहा है बेटा 2S, 2S के बाद 3S क्यों नहीं आ रहा, 2S के बाद हमने 2P क्यों लिखा है, इसी तरह 2P के बाद 3P आना चाहिए, लेकिन उसके बरक्स हमने क्या लिख लिया बेटा 3S लिखा है। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ जनरल आइडिया दिया कि इसको आपने याद करने के लिए ये सीक्वेंस इस तरह फॉलो अप करना है। फिर कि ऐसा क्यों है कि 1S के बाद 2S क्यों आ रहा है, 1S के बाद 2P क्यों नहीं आ रहा। इसी तरह कोई भी आप इस पे ये चीज़ सोच सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये लिखा हुआ है 5P के 5P के बाद फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज के 5P के बाद हमारे पास ये 6P क्यों नहीं आ रहा, 6S क्यों आ रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम वो रूल्स फॉलो अप करेंगे। उस रूल्स के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे N+L रूल, उसके बाद हम देखेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल, थर्ड नंबर पे हम देखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे हॉर्न्स रूल। अब जिन बच्चों को यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया है ना, वो बेशक इस पूरे इस वीडियो लेक्चर को क्या कर दें, फॉरवर्ड कर दें, उनको ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से आगे के ऐसा क्यों है, ये अब हम थोड़ा सा बेसिक से एडवांस की तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं, जो आपसे एग्ज़ाम में वो चीज़ें पूछता है कि हॉर्न्स रूल क्या है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, N+L रूल क्या है। ये एग्जामिनर बाज़ का आपको ऐसे कुछ रैंडम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब शेल दे देगा और वो आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सा रूल जो है ना उसकी वायलेशन हो रही है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन किस रूल को फॉलो अप नहीं कर रही, ऐसा क्यों है। तो बेसिकली उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये जो सारा कुछ आपको बताने का मकसद ये था कि आपको उसकी बिल्कुल बेसिक आपको उसका कंसेप्ट आ जाए कि हम ऐसा ये जो हम स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमने इसको स्टार्ट से इसका स्टार्टअप लिया है कि शेल क्या है, सब शेल क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश है एटसेट्रा। तो यहाँ तक तो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा। अब मज़ीद अगर फ़र्ज़ करें कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन, ये जो यहाँ पर मैंने एरो वगैरह लगा कर ये जो चीज़ आपको बनाकर दिखा है वो उनको डिफ़िकल्ट लगती है। मज़ीद रिज़ल्ट यही आएगा। इसके बरक्स मैं आपको मज़ीद एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसकी मदद से आपकी ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। आपको ये सारा ये स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे। अब मैं ये जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा उसको मैं कोशिश करूँगा इरेज भी ना करूँ, क्योंकि उसी के मद्देनज़र हमने नेक्स्ट उसमें रूल्स अप्लाई करने हैं बेटा। ठीक है ना बेटा। बस आपने इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने क्या ख्याल रखना है कि हमने जो S की वैल्यू लेनी है, इसको हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि आपने बेटा जो S की वैल्यू लेनी है ना वो लेनी है 1 से लेकर 8 तक, P की वैल्यू लेनी है बेटा 2 से लेकर 7 तक, फिर आपने जो D की वैल्यू लेनी है वो लेनी है 3 से लेकर 6 तक, और जो F की वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है 4 से लेकर 5 तक। आपने काम करना है, S है, P है, D है या F है, जो भी चीज़ लिखी हुई है ना इनको हर एक को 2 मरतबा लिखना है। अब कैसे लिखने में आपको मिसाल देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टाइम आप S लिखोगे, सेकंड टाइम भी आप लिखोगे S, ये तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे S से लेकर P तक 1 मरतबा, दूसरी मरतबा भी बेटा आप लिखोगे S से P तक, फिर आप जाएंगे तीसरी मरतबा, उसमें आप लिखेंगे S P D, और यहाँ भी क्या लिखेंगे बेटा S P और D। ये क्या चीज़ है, क्यों मैं कर रहा हूँ, ये भी आपको समझा देता हूँ। बस ये आपने इन्हीं को सीक्वेंस को फॉलो अप करना है। ठीक है ना बेटा। ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखें, मैंने हर एक के नीचे 2-2 एरो लगाए हैं। S के नीचे भी 2 एरो हैं, S और P से लेकर भी कितने एरो आ रहे हैं बेटा, 2 एरो आ रहे हैं। S P और D से भी S से लेकर D तक भी कितने एरो आ रहे हैं, 2 एरो। इसी तरह S से लेकर F तक भी कितने एरो आ रहे हैं बेटा, 2 एरो आ रहे हैं। इसी को आप फॉलो अप करें। जो एरो है ना वो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहला एरो S को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने S लिख देना है। ये दूसरा एरो ये भी S के नीचे आ रहा है, तो इसके आगे भी आपने क्या लिख देना है बेटा, S लिख देना है। तीसरा एरो कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, तीसरा एरो देखें S से शुरू हो रहा है P तक। अब थोड़ा सा अपने रिवर्स इसमें आपको मूव ऑन करना है। चलो इसकी मैं डायरेक्शन ये आपको चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो।
बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भूल जाते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या रखनी है। डायरेक्शन आपने वही रखनी है, मैंने आपको क्या बताया था, राइट टू लेफ़्ट। डायरेक्शन मैंने आपको बताई हुई है बेटा, राइट टू लेफ़्ट। ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ठीक है ना बेटा। ये दो एरो, ये वाला पोर्शन आपके पास राइट है और ये क्या है बेटा, लेफ़्ट है। इसी तरह आप इस पे आ जाएं, ये राइट और लेफ़्ट, ये राइट और लेफ़्ट, ठीक है ना बेटा। इसी तरह ये राइट और लेफ़्ट। डायरेक्शन आपने राइट टू लेफ़्ट वाली रखनी है। दोबारा इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ से इसका हम इसका क्या ले रहे हैं बेटा, स्टार्टअप ले रहे हैं। आपको हर एक के नीचे दो दो एरो नज़र आ रहे हैं ना बेटा। एस के नीचे दो एरो हैं, जो मैंने पहला एरो लिखा है वो रिप्रेजेंट कर राइट टू लेफ़्ट। एक ही एरो है, उसकी जगह आपने क्या लिख देना है बेटा, एस लिख देना है। दूसरा एरो भी एस के नीचे आ रहा है, वो भी आपने राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट करना है, वो भी उसके नीचे भी आपने क्या करना है, सिर्फ जस्ट एस लिख देना है। अब ये जो तीसरा एरो है, ये पहला एरो था, ये दूसरा एरो था, अब ये तीसरा एरो है। तीसरा एरो कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, पी से लेकर एस तक। तो यहाँ लिखें पी और आगे लिखें एस। एरो नंबर 4 ये नज़र आ रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट ही मूव करना है, राइट टू लेफ़्ट। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, पी और एस से। इसको भी आप ऐसे लिख लें, पी और यहाँ पर क्या लिख लें बेटा, एस। उसके बाद आप आ जाए बेटा पाँचवें एरो पे। पाँचवा एरो कहाँ से शुरू हो रहा है, डी, पी और एस से। तो यहाँ लिखें बेटा डी, यहाँ लिखें पी और यहाँ लिखें एस। उसके बाद आप आ जाएं बेटा किस पे, छठे एरो पे। छठा एरो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये भी ऐसे ही शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप लिखोगे बेटा डी, यहाँ पर आप लिखोगे पी और यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा, एस लिखोगे। उसके बाद सातवें एरो पे आ जाए बेटा, ये देखें एफ डी पी एस और ये है सातवां एरो। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, एफ डी पी और एस। उसके बाद ये आठवां एरो, ये नीचे वाला, ये भी कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, एफ डी पी एस से। तो यहाँ लिखें एफ, यहाँ लिखें डी और यहाँ लिखें पी और यहाँ पर आपने क्या लिखना है बेटा, एस। अब एस की वैल्यूज़ मैंने आपको क्या बताई हैं, 1 से लेकर 8 तक। पहला एस 1, 2s, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये इस तरह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थोड़ा सा टाइम टेकेंगे ये, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये याद हो जाएगा। p की वैल्यू 2 से 7, तो यहाँ पर आप 2 लिखो, 3, 4, 5, 6 और 7। d की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 3 से लेकर 6 तक, 3d, 4d, 5d और 6d। f की वैल्यू 4 और 5। ये सेम वही रिज़ल्ट आ गया जो इससे पहले मैंने आपको बताया था। इसके अलावा भी इसका एक तरीका होता है याद करने का। आपने इसको याद करना है बेटा, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है स्कूल, स्कूल। आपने इसको इस तरह याद करना है, स्कूल, स्कूल। आगे मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ बेटा, पब्लिक स्कूल। रिपीट करना है इसको भी, पब्लिक स्कूल, 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 पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल। उसके बाद आपने याद करना है बेटा, ये एक और ट्रिक है, डिविजनल, पब्लिक स्कूल। इस तरह नीचे भी इसके भी आपने यही याद करना है, डिविजनल, पब्लिक स्कूल। इसको भी बेटा आपने ऐसे याद कर लेना है। उसके बाद बेटा उसके नीचे आपने याद करना है फेडरल, डिविजनल, पब्लिक। इसको दोबारा रिपीट करना है बेटा, फेडरल, डिविजनल, पब्लिक स्कूल। अब ये टर्मिनोलॉजीज आपने याद कर ली है ना बेटा। क्या सबसे पहले मैंने याद करवाया है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप इसको फॉलोअप करें। जस्ट इन तमाम का आपने जस्ट फर्स्ट लेटर लेना है। इन तमाम का आपने सिर्फ क्या लेना है, फर्स्ट लेटर।
ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की ट्रिक है। स्कूल में सबसे पहले जो एस लिखा हुआ है वो ले लें, दूसरे स्कूल का एस ले लें, ये सेम यही रिज़ल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। पब्लिक का आप क्या ले लें, पी, स्कूल का आप क्या ले लें, एस, इसी तरह पब्लिक का आप क्या लेंगे, पी, स्कूल का आप क्या लेंगे, एस। उसके बाद डिविजनल पब्लिक स्कूल, पहला अगर उसका आपने लेटर लेना है डीपीएस, इसी तरह आगे भी आएगा डीपीएस, एफडीपीएस और एफडीपीएस। ये और ये तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेम आएगा, रिजल्ट आपके पास क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो अब मैंने आपको 2-3 ट्रिक्स बताई हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की, तो उस हिसाब से आपने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है बेटा, याद करना है, ठीक है ना बेटा। तो ये तो होपफुली बेटा आपको कवर हो गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद किस तरह करनी है। ये स्कूल पब्लिक स्कूल वाली ट्रिक भी आपको बता दी है, वो एरो जो आपने डबल करना होता है वो ट्रिक भी आपको बता दी है। इसके अलावा वो एस और पी और डी के जो हमने वो जो मैंने आपको इस तरह एरोस का वो जो बॉक्स बनाकर दिखाया था वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह आपने इसको याद करना है, ठीक है ना बेटा। तो इसी पे अब हम रूल्स पे आ जाते हैं। उससे पहले आप दे ज़रा लिख लें, स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल। उसके बाद हम लिखेंगे बेटा फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, ठीक है ना बेटा। फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, आगे भी क्या लिखा है बेटा, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये हो जाएगा 1S 2S 3S 4S 5S 6S, ये हो जाएगा 8S 7S, 2P 3P 4P 5P 6P, ये हो जाएगा 7P, ये हो जाएगा 4F 5F। उसके बाद बेटा हमारे पास आ रहा है 3D 4D 5D और ये हमारे पास क्या है बेटा 6D। अब वही क्वेश्चन दोबारा कि 1S के बाद 2S क्यों आया, 2P क्यों नहीं आया, कि 1S के बाद 2D क्यों नहीं आया, 1S के बाद 2F क्यों नहीं आया। आखिर ऐसी क्या रीज़न आ गई कि 1S के बाद हमें क्या लिखना पड़ा, 2S, उसके बाद 2P 3S एट्सेट्रा। इसी को समझते हुए अब हम इसमें कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे। क्या हम अप्लाई करेंगे बेटा, कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो उस रूल्स में सबसे पहले हम देखेंगे बेटा N+L रूल, N+L रूल, ठीक है ना बेटा। तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल हमें कहता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स should be filled first, should be filled first with those orbital or subshell whose n plus value is high, ठीक है ना बेटा। या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स विद हाई N+L वैल्यू शुड बी फिल्ड फर्स्ट इन द ऑर्बिटल। अब if 2 orbitals have same N+L value, electron should be filled in that orbital whose n value is smaller,
अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है बेटा कि जब आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, और ये इसको ऑर्बिटल भी कह दें या सबशेल भी कह दें, एक ही बात है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबशेल या उस ऑर्बिटल में जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबशेल या उस ऑर्बिटल में जाएगा, यानी आपने लेफ़्ट टू राइट जाना है, उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी n+l की वैल्यू क्या होगी बेटा? हाई होगी। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास दो आ गए जिनके n+l की वैल्यू क्या होती है बेटा? सेम होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल या सबशेल में जाएगा जिसकी n की वैल्यू क्या होगी बेटा? स्मॉल होगी। या दूसरे लफ्ज़ों में जब आप 1s से लेकर 8s तक मूव ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता n+l की वैल्यू क्या होती जा रही है? इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेगा, जिसकी l+l की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। ठीक है ना? यानी अगर आप डेफिनेशन को देखें तो इसमें यही फील हो रहा है कि जो n+l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होनी चाहिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें आना चाहिए, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको इस तरह मॉडिफाई करना है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फिल करना है कि n+l के अकॉर्डिंग जिसकी वैल्यू जितना ज़्यादा होती जाएगी उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी उसके आगे मूव ऑन करता जाएगा। जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा। ठीक है ना बेटा? मैं आपको इसकी एक एग्जांपल से मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या है, कि ये n+l रूल कहना क्या चाह रहा है। डेफिनेशन तो आप इसको किसी भी बुक से देख सकते हैं, असल चीज़ है इसका कंसेप्ट आपने समझना है। ठीक है ना बेटा? अब ये देखें, इस पे लिखा हुआ है बेटा 1s, तो ये 1 रिप्रेजेंट करे बेटा s, इसमें रिप्रेजेंट करे बेटा l को। 1 किसको रिप्रेजेंट करे? n को। s किसको रिप्रेजेंट करे बेटा? l को। ठीक है ना बेटा? तो n की जगह 1s के लिए क्या हम लिखेंगे? n की जगह हम लिखेंगे बेटा n+n रूल में n की जगह हम लिखेंगे 1, आगे हम लिखेंगे बेटा प्लस s के लिए l की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। तो 1s के लिए n+l की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 1। 1s के लिए जो n+l की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बेटा? 0 आ रही है। ठीक है बेटा? अब उसके बाद आ रहा है बेटा 2s। 2s n की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा? 2s के लिए n की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा? 2 प्लस का प्लस, अब ये है l। s के लिए बेटा क्या होती है? l की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। तो 2s में n+l की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 2 आ रही है। ठीक है ना बेटा? यानी 1s के लिए n+l की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 0। 2s के लिए n+l की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 2। उसके बाद आप आ जाए 2p में, 2p। तो n+l में 2p को अगर आप पुट करें, ये 2 रिप्रेजेंट करे n को, तो यहाँ पर फिर हम बेटा क्या लिखेंगे? 2 प्लस का प्लस, अब p के लिए जो l की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है, तो उसका हम क्या लिखेंगे बेटा? 1। अब ये देखें 2 + 1 क्या हमारे पास आ गया बेटा? 3। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले देखें n+l की वैल्यू 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? 2p। अब फ़र्ज़ करें 1s के बाद में क्या लिख देता हूँ बेटा? 2p के बाद में क्या लिख देता हूँ बेटा? 2s। अगर हम फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इस सीक्वेंस से लिखें कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाए, उसके बाद 2p में जाए, उसके बाद किस में जाए? 2s में। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यहाँ पर आप ज़रा अप्लाई करें बेटा n+l रूल और आपको पता चल जाएगा कि ऐसा है कि नहीं है। तो 1s के लिए n+l रूल आप अप्लाई करें, 1 रिप्रेजेंट करें बेटा n को, तो हम लिखेंगे 1 का 1 प्लस का प्लस sl। अब l की वैल्यू s के लिए होती है बेटा 0, तो 1s के लिए n+l की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 1। ठीक हो गया। उसके बाद है बेटा 2p, 2 है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, p जो है ना l के लिए क्या होता है बेटा? l उसके लिए हम लिखते हैं बेटा 1, यानी l की वैल्यू p के लिए क्या होती है बेटा? 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है बेटा 3। 1s के लिए n+l की वैल्यू क्या है? 1। 2p के लिए बेटा n+l की वैल्यू क्या आ रही है? 3। उसके बाद है बेटा 2s, 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं n को,
एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी बेटा 0। अब इसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 2। तो अब ज़रा सीक्वेंस को देखें। एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग जब हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, इस हिसाब से फिल करना है कि आपके पास लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए एन प्लस एल की वैल्यू हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले ऑर्बिटल या सब शेल में जब वो फिल हो जाएगा तो वो नेक्स्ट उस ऑर्बिटल या सब शेल में जाना पसंद करेगा जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू हाई होगी। ये वो डेफिनेशन कहना चाह रही थी। तो 1 के बाद n प्लस एल की वैल्यू क्या है बेटा 2 में जाएगा, 2 के बाद वो 3 में जाएगा। अचानक से वो 3 में नहीं जा सकता, यानी आपने उसको एक सीक्वेंस से लेकर चलना है। सबसे पहले n प्लस एल इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा, यानी इसको दूसरे लफ्ज़ में अगर मैं आपको समझाऊँ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट उस ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा जिसकी n प्लस एल की वैल्यू उससे थोड़ा हाई होगी। तो 1, 3 और 2 में सबसे कम n प्लस एल की वैल्यू किस चीज़ की है बेटा, वो आ रही है हमारे पास 1s की। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करेगा वो किस में जाना पसंद करेगा बेटा 1s में। उसके बाद 1 के बाद जो n प्लस एल की वैल्यू हाई आ रही है वो 2 के लिए आ रही है। आपने 3 पे नहीं जाना है, यानी सीक्वेंस से चलना है, स्मॉलर से लार्ज वैल्यू की तरफ जाना है। तो 1 के बाद इलेक्ट्रॉन 2 में जाना पसंद करेगा, ना कि 3 में। तो 2 की वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू किसके लिए आ रही है बेटा, वो 2s की आ रही है, ना कि 2p की आ रही है। तो अब आपको ये लॉजिक समझ आ गई होगी कि क्यों हम 1s के बाद 2s लिखते हैं, कोई और वैल्यू नहीं लिखते, क्योंकि वो n प्लस एल रूल को ये चीज़ फॉलो कर रही है। इसी तरह अब आ जाए आप 2 के बाद क्या होगा 3, और वो किसके लिए फॉलो अप हो रहा है बेटा 2p के लिए। तो किसके लिए फॉलो अप हो रहा है बेटा 2p के लिए। यानी दोबारा ये अब बात सुन लें, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा जिसकी n प्लस एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा स्मॉल, और उसके बाद अगले उस ऑर्बिटल में वो जाना पसंद करेगा जिसकी n प्लस एल की वैल्यू हाई होगी। हाई से मुराद के सबसे ज़्यादा नहीं, बल्कि जो ऑर्बिटल आपने फिल कर लिया उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब 1 के बाद n प्लस एल की वैल्यू 2 की भी हाई है, 3 की भी हाई है। 2 और 3 में फिर इलेक्ट्रॉन 2 में जाना पसंद करेगा, क्योंकि 2 और 3 में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो 2 की वैल्यू n प्लस एल की कम आ रही है। ठीक है ना बेटा। तो होपफुली ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि क्यों हम ये 1s 2s या इनको इस तरह से लिखते हैं। ये बेसिकली n प्लस एल रूल को हम फॉलो अप करने के बाद ये सारा सीक्वेंस लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसको n प्लस एल रूल को मज़ीद भी हम इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है ना बेटा। ये हमारे पास लिखा हुआ है बेटा 2p, और ये हमारे पास लिखा हुआ है 3s। एक और हम काम करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं 3s, उसके बाद हम क्या लिखते हैं 2p। कि बताएं इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस सीक्वेंस को फॉलो अप करेगा या इस सीक्वेंस को फॉलो अप करेगा। अब बज़ाहिर हमें नहीं पता, दोनों के लिए n प्लस एल रूल आप अप्लाई करें। 2p के लिए आप अप्लाई करें, ज़रा n प्लस एल रूल देखें आंसर क्या आ रहा है। 2 ये रिप्रेजेंट करे बेटा, ये जो 2 की वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है n को, ये किसको रिप्रेजेंट करे बेटा p और l। तो अब आप इसमें ज़रा पुट करें 2p के लिए n प्लस एल की वैल्यू। तो n क्या लिखा हुआ है बेटा 2, p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1। तो 2p के लिए जो n प्लस एल की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है बेटा 3। वो हमारे पास क्या आ रही है बेटा 3। उसके बाद 3s पे आ जाएं आप लोग, 3s। उसके बाद इस पे भी अप्लाई करें वही n प्लस एल। ये जो 3 है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, और s के लिए भी l की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो इसके लिए हम क्या पुट करेंगे 3s के लिए n की जगह हम लिखेंगे बेटा 3, और s सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। तो ये देखें इसके लिए भी क्या आ रही है बेटा आंसर आ गया 3। 2p के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 3 है, और 3s के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है 3। यहाँ पर भी n प्लस एल की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पर भी n प्लस एल की वैल्यू 3 आ रही है। इसी तरह 3s जो इधर आया हुआ यहाँ भी आया हुआ, यहाँ भी n प्लस एल की वैल्यू 3 है। 2p के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू क्या है बेटा 3 है। अब देखें कंपटीशन पैदा हो गया है।
अब हम इसमें कंफ्यूज हो गए कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 2p में जाना चाहेगा या 3s में, या फ़र्ज़ करें वो सबसे पहले 3s में जाना चाहेगा या 2p में। अब ये जो हमारे पास क्या आ गए, जो सब शेल आ गए, एक p सब शेल दूसरा s सब शेल में। अब मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि जब दो सब शेल के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तब इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में जाना पसंद करेगा जिसके लिए n की वैल्यू स्मॉल हो। यानी इन दोनों के अंदर आप देखोगे कि किस चीज़ के अंदर n की वैल्यू स्मॉल है, तो 2 और 3 में स्मॉल वैल्यू क्या है बेटा, n की स्मॉल वैल्यू क्या है बेटा 2। तो 2p और 3s जब n प्लस l की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गया, तो इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में जाना पसंद करेगा जिस सब शेल में n की वैल्यू क्या होगी बेटा, जिस सब शेल में बेटा n की वैल्यू आपके पास क्या होगी, लेस होगी, या लेस का मतलब क्या है बेटा, स्मॉलर होगी। तो इसमें मुझे बताएं n प्लस l की वैल्यू किसके लिए स्मॉलर है, वो 2p के लिए। तो ये वाला सीक्वेंस ठीक है, ये वाला सीक्वेंस ठीक नहीं है। तो इसी वजह से 2p और 3s में हमने सबसे पहले किस चीज़ को लिखा है बेटा, 2s और 3p में इलेक्ट्रॉन 2p में जाना पसंद करेगा, उसके बाद वो 3s में आना पसंद करेगा। ये तो था बेटा n प्लस l रूल। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें मूव ऑन कर रहे हैं बेटा। अब नेक्स्ट बेटा हम इसमें देख रहे हैं बेटा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन्स in subshells should be filled in order of increasing energy वैल्यूज़, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज़, कि सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे वो उस हिसाब से फिल करेंगे जो आप लेफ़्ट टू राइट मूव करने जाए उसकी एनर्जी में भी क्या होता जाए बेटा, इजाफा होता जाए। तो जब हम वो यही सीक्वेंस इसमें फिर फॉलो अप होता है। सबसे पहले क्या आएगा बेटा 1s, उसके बाद आएगा 2s 2p, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास आएगा बेटा 1s, उसके बाद आएगा 2s और 2p, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा 3s 3p और 3d। इसी तरह नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा 4s 4p 4d और 4f। तो 1s ये 2s और हमने ये लिखा है 2p, 3s 3p और ये हमने क्या लिखा है 3d, 4s 4p और 4d। ये जो सीक्वेंस है ना, ये मैं सबसे पहले आपको बता चुका हूँ। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करेगा k शेल में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करेगा l शेल में, उसके बाद m शेल में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करेगा बेटा n शेल में। अब ये जो k l m n के अंदर सीक्वेंस क्या रखना है, अगर हम l शेल के अंदर बात करें तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन s सब शेल में लिखोगे, उसके बाद लिखोगे p सब शेल में। अगर आप m शेल के सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो सबसे पहले s सब शेल लिखोगे, उसके बाद p सब शेल में इलेक्ट्रॉन रखोगे, उसके बाद d सब शेल में इलेक्ट्रॉन रखोगे। डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉन d सब शेल में नहीं रख सकते, सबसे पहले s को फिल करोगे, उसके बाद p को, उसके बाद d को, क्योंकि ये रूल बता रहा है कि आपने जो इलेक्ट्रॉन फिल करनी है ना लेफ़्ट टू राइट, वो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी 3s 3p और 3d में सबसे कम एनर्जी s की है, उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी p की है, उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी d की है। तो ज़्यादा एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो आपने उसके हिसाब से फिल करने के लेफ़्ट टू राइट एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए। यानी कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होगा, ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल बाद में फिल होगा। ये आपने सीक्वेंस आपने फॉलो अप करना है और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो होपफुली आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। अब इससे क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है,
तो इसका अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसमें देखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और नंबर 4 पे हम उस पर ये जो 2 रूल तो मैंने आपको बता दिया ना, N+L और ऑफ प्रिंसिपल। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम किसको डिस्कस करेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और साथ में हम देखेंगे हॉर्न्स रूल। फिर उसके बाद इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इन रूल्स को देखते हुए हम इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के क्वेश्चन हैं कुछ। उसमें उसने आपको पहले से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दी है और आपसे ये पूछा बताओ कौन सा रूल इसमें वायोलेट कर रहा है। तो आज के लेक्चर क्योंकि थोड़ा बहुत लेंथी हो गया, तो इसी वजह से इसको हम यहाँ पर क्या करें बेटा, स्टॉप करें। तो होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।